हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज है 25 सितंबर। 25 सितंबर के हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होगी, यहाँ पे हम 15 से लेकर 20 करंट अफेयर्स के बीच में बात करेंगे। जो हमारी 15 से 20 जो करंट अफेयर्स होंगी, एक दिन में इतनी ही करंट अफेयर्स सफिशिएंट भी होती है एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपोर्टेंट, जो कि करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी सोशल साइट है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। आप यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। शेयर करना फ्रेंड्स ना भूलिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है हर किसी को और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आज के हम पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य है जो कि ई कैबिनेट वाला का चौथा राज्य बन चुका है? कौन सा है? ई कैबिनेट, याद रखिएगा। तो ई कैबिनेट वाला जो राज्य है, कौन सा राज्य है जो बन चुका है ई कैबिनेट? हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य जो ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन चुका है? मतलब कि इसके पहले 3 राज्य ऐसे हैं जो ई कैबिनेट बना चुके हैं। अगर आप लोग पता है मुझे कमेंट बताओ, वरना मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। ई कैबिनेट का अगर बात किया है कौन सा राज्य है, तो त्रिपुरा राज्य है, जो कि चौथा राज्य बन चुका है ई कैबिनेट वाला। फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की बात नहीं करेंगे, फैक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से नहीं आते हैं, फैक्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य जो अभी चर्चा बना हुआ है त्रिपुरा है, तो हो सकता है आप लोगों को ये करंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है, एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट ना हो, लेकिन इसके पहले जो 3 बन चुके हैं, क्या पता एग्जाम में उन 3 को पूछ लिया जाए। तो फैक्ट की बात करते हैं। त्रिपुरा सरकार ने ई विधानसभा पहल को तहत विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको डिजिटल मोड में प्रदान किया हुआ है। कौन सा मोड में? डिजिटल मोड में, याद रखेगा। तो डिजिटल मोड में प्रदान किया है। तो त्रिपुरा के अलावा जो 3 राज्य हैं वो कौन से हैं? त्रिपुरा तो हमारा चौथा राज्य है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से हैं? यूपी है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, और कौन सा हो गया है लास्ट में? त्रिपुरा हो गया। तो ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों ने डिजिटल माध्यम से अपनी विधानसभाओं को संचालित कर लिया है। इनकी जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी वो कागज मुक्त आयोजित करने वाले राज्य की श्रेणी में अब स्थापित हो चुकी है। तो ये 4 राज्य जो है इंपोर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में इसको पूछे जा सकते। नेशनल अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल अफेयर्स हमारी हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता हुआ? याद रखिएगा, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि वुमेन की बात हो रही है, साथ में पहलवान है, तो अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। महिला की बात है, पहलवान, और उसने कांस्य पदक यहाँ पे हासिल किया हुआ है। अगर बात किया कौन सा पदक है, इसकी बात करें तो ये अंतिम पंघाल है। कौन से हैं? अंतिम पंघाल है, इनके द्वारा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता हुआ है। अगर हम फैक्ट की बात करें तो उन्होंने पेरिस में ओलंपिक के 53 किलोग्राम भार में कोटा हासिल किया हुआ है, और युवा भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इस जीत के तहत टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला पदक पक्का हो गया है, और अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा अभी हासिल करने वाली भारतीय जो पहली पहलवान है, पुरुष और महिला, बन चुकी है। तो याद रखिएगा, अंतिम पंघाल के द्वारा पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक हासिल कर लिया है, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक खेती कौन सी है? नेचुरल। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की है? कौन सा कार्यक्रम है? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट कार्यक्रम है मोबाइल वैन कार्यक्रम। तो जो मोबाइल वैन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की बात किया है तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस चीज के लिए है? तो प्राकृतिक खेती के लिए की है। याद रखिएगा, प्राकृतिक कृषि के लिए इन्होंने, प्राकृतिक खेती के लिए इन्होंने मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की। फैक्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत, याद रखिएगा पूरा इसका जो नाम है, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के हिस्से के रूप में मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण के अनुकूल इसको कृषि के लिए प्राकृतिक खेती पद्धतियों को आगे बढ़ाना है। इस पहल के तहत जैविक और रसायन मुक्त, याद रखिएगा, जैविक और रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है, जिससे कि ताजा जैविक उपज सीधे उपभोक्ताओं, कंज्यूमर तक केंद्रित हो सके। याद रखिएगा, पर्यावरण के अनुकूल उन्होंने इस खेती को बढ़ावा दिया है, जो कि जैविक और रसायन मुक्त के लिए इंपोर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गृह आधार और चावत ई बाजार पहल शुरुआत की है? याद रखिएगा,
ये है गृह आधार, बहुत इंपॉर्टेंट है गृह आधार और चावत ई बाजार। तो चावत ई बाजार गृह आधार बाजार की शुरुआत की है किसके द्वारा की गई है? तो शुरुआत की है गोवा सरकार के द्वारा, याद रखेगा गोवा राज्य के द्वारा गृह आधार और चावत ई बाजार की शुरुआत की गई है। गोवा के मुख्यमंत्री की बात किया तो प्रमोद सावंत है। गृह आधार मंजूरी आदेश वितरित कार्यक्रम के तहत इसका उद्देश्य है गृहिणियों को, मतलब कि जो बाजार महिलाएं होती है घरेलू, उनमें गृहिणियों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है और उनके जीवन में एक क्वालिटी सुधार, गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने स्वयंपुरा गोवा कार्यक्रम के तहत गोवा के उद्यमी अर्थात व्यापारियों के लिए और स्वयं सहायता समूह है, जो कि सेल्फ एक समूह होता है, ठीक है, एक समूह लोगों का समूह मिल जाता है, उस समूह को मिलकर बनाते हैं, तो उसको स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए एक डिजिटल पहल शुरुआत की है, उसको द चावत ई बाजार भी कहा जाए। तो गृह आधार और चावत ई बाजार आता है, तो आप समझिएगा गोवा सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही इसमें क्या है, जो गृहिणी होती है उनको यहाँ पे सशक्त बनाने के लिए पहल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में शोध के अनुसार 2019 में वैश्विक स्तर पर 5.5 मिलियन, यार कितना 5.5 मिलियन हृदय रोग, मतलब कि जो हार्ट से बीमार लोग होते हैं, हृदय रोग से होने वाली मौतों के संबंध में किस तथ्य के संपर्क का यहाँ पे उद्देश्य निकला है? तो यार रखिएगा लेड का, यार किस चीज का? लेड का इन्होंने निकाला हुआ है। अब लेड के द्वारा क्या हो रही है कि हृदय रोग से मौतें हो रही हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 2019 में वैश्विक स्तर पर, मतलब कि जो पूरे विश्व में हृदय रोग से होने वाली जो मौतें हैं उनमें से 30% मौतें, कितनी 30% मौतें लेड जोखिम जिम्मेदार है, यार 30% मौतें लेड के द्वारा हुई है, जो लगभग 5.5 मिलियन लोगों के बराबर होने को अपना आंकड़ा दर्शाती है। तो सोचिएगा आप, जो हृदय रोग या हार्ट से जो रोग हैं, दिल से रोग हैं, वो लेड के द्वारा यहाँ पे हुए हैं, और 30% मौतें 5.5 मिलियन लोगों का यहाँ पे पुष्टि की गई है। तो लेड को आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है, तमिलनाडु के बाद किस भारतीय राज्य ने छात्रों के लिए स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना ने की हुई। कौन सी है? मुफ्त नाश्ता, याद रखिएगा मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत पहली बार किसने की थी? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई थी। तमिलनाडु ने किस लिए की थी? तमिलनाडु ने छात्रों के लिए की थी, और उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तेलंगाना ने भी उसी उद्देश्य के तहत निःशुल्क छात्रा, जो निःशुल्क मुफ्त योजना है नाश्ता के लिए, चालू की। तो तमिलनाडु और तेलंगाना के द्वारा की गई है। बात करते हैं, तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री ने नाश्ता योजना लागू किया है। इसकी घोषणा 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 10 तक, याद रखेगा क्लास 1 से लेकर 10 तक के छात्रों को पौष्टिक नाश्ता मिलेगा। सरकार के कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 400 करोड़, कितना 400 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की प्रतिबद्धता दर्शाई गई। तो तेलंगाना भी क्या हुआ है, मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की हुई है, जो आपके लिए एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तमिलनाडु और तेलंगाना दोनों छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना चालू कर रही है कक्षा 1 से लेके 10 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संस्था ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए विशेष पुरस्कार की घोषणा की है? तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी। कौन से? संगीत नाटक अकादमी ने जो 75 ईयर्स से ओल्ड से अधिक हो चुके हैं उनके कलाकार हैं, विशेष पुरस्कार की घोषणा की है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 84 मतलब 84 कलाकारों को विशेष एक मुफ्त पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है, क्योंकि 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के तरीके से दे रहे हैं, जिन्हें अब तक अपने करियर में किसी राष्ट्रीय सम्मानित नहीं किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने द्वारा 70 पुरुषों और 14 महिलाओं के साथ 84 कलाकारों को अमृत नाम से पुरस्कार प्रदान किए जाए। तो याद रखिएगा जो पुरस्कार है अमृत नाम से दिए जा रहे हैं। टोटल की बात किया 84 हैं, लेकिन 70 पुरुष रहेंगे और इसमें से 14 फीमेल रहेंगे, वुमेन। तो ये उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपोर्टेंट है उड़ान भवन, क्योंकि ये आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है। इसकी भी डिटेल से बात करेंगे। उड़ान भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जा रहा है सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा। की बात करें तो यह भवन 21 सदी के पर्यावरण के मानकों को पूरा करेगा। इसमें सभी आवश्यकताओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं और खुलापन को भी दर्शाया जाएगा। इसमें आधुनिक सम्मेलन कक्ष भी होगा, एक उन्नत एबी प्रणाली होगी, मजबूत IT बुनियादी ढांचा होगा, एक मुफ्त पार्किंग प्रबंधन प्रणाली होगी, एक शांत योगा का कक्ष होगा,
सुविधाजनक शिशु गृह सुविधा होगी और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। आप सोच सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजों से आधुनिक मतलब डिजिटल मतलब फुल डिजिटल यहाँ पे इसको प्रदान किया जाएगा। बाकी और भी चीजें हो सकती हैं जो कि आपके पर्पज से इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट थी वो उसकी मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखी? याद रखेगा किसकी? शिव की। जिस तरीके से डमरू है भगवान शिव का, डमरू की आकृति में कुछ ना कुछ वहां पे रखा जाएगा, त्रिशूल की आकृति में कुछ ना कुछ वहां पे बनाया जाएगा। तो भगवान शिव की थीम वाले जो स्टेडियम की आधारशिला है वाराणसी में रखी गई है। वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। गवर्नर आप लोग मुझे बताओ कि राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? कमेंट में बताओ। तो मोदी जी के द्वारा भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम जो है उसका अनावरण वाराणसी में किया जा रहा है। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाला आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। 30 एकड़ की अधिक क्षेत्र पर इसका विकास होगा और स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों को दिखाने की होगी। यह स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित या उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी यहाँ पे होने जा रहा है। तो अटल विद्यालय का 16 होगा और यहाँ पे एक स्टेडियम का भी उद्घाटन करने जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता हुआ है? तो अंतिम बघाल ने जीता हुआ है। इनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है, आप लोग पता हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अफगानिस्तान को, एशियन डेवलपमेंट याद रखिएगा, एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक को अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटन करने की घोषणा की गई? तो 400 मिलियन। एडीबी बैंक अफगानिस्तान को 400 मिलियन डॉलर की यहाँ पे घोषणा की गई है कि उसको दे। अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी तरीके की वीडियो आप लोग मिलते रहेगी, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में फ्रेंड्स हमारी डेली करंट अफेयर्स तो आप देख ही रहे हो और हमारी वीकली करंट अफेयर्स भी चलती है, साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी चलती है। तो आप सभी करंट अफेयर्स को देख सकते हैं जो अपने आपके एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना के किस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग ली थी? तो यूएसए के नाम ही युद्ध अभ्यास है 2023। तो भारतीय सेना और यूएसए की सेना यहाँ पे भाग लेने जा रही है संयुक्त सेना के। तो यहाँ पे युद्ध अभ्यास के रूप में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने रेलवे के सिग्नल सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत की इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया? तो श्रीलंका ने। याद रखिएगा भारत जो श्रीलंका देश है उसके रेलवे ने सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता किया हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ है। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो चेतना मारू को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका है, उपन्यास है वेस्टर्न लैंड बुकर पुरस्कार के तहत। पीएम किसान एआई चैट बॉक्स, किसान ई मित्र, याद रखिएगा किसान ई मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान ई मित्र के नाम से। और एआई चैट बॉक्स को किसने लॉन्च किया हुआ? कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया हुआ। इंपोर्टेंट नहीं है लॉन्च किसने किया हुआ, इंपोर्टेंट है कि किस तरीके के लॉन्च किया हुआ। किसान ई मित्र के लिए लॉन्च किया है। आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सुरेश गोपी को नियुक्त किया गया है। और ये सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित सुरेश गोपी जी है, इनको नियुक्त की गई। इंपोर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन रहे हैं आप लोग देखते होंगे तो देखिएगा, क्योंकि हमारी डेली करंट अफेयर्स तो आप लोग देख ही रहे हो, साथ में वीकली करंट अफेयर्स भी देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम आपको डिस्क्रिप्ट व्याख्या के साथ बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारी मंथली करंट अफेयर्स भी आती है और यहाँ पे हम बहुत सारी सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ में हम यहाँ पे एमपीपीएससी की भी सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की सीरीज में हम यहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ में एक्सप्लेन व्याख्या की बात करते हैं। उस एग्जाम उस क्वेश्चन पे आप लोग की फुल कमांड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।